हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखेंगे कक्षा 7 का दीक्षा हिंदी यूपी बोर्ड का पाठ 5। पाठ का नाम है निज भाषा उन्नति। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो में इस पाठ के प्रश्न उत्तर को लिया है, तो चलिए देखते हैं। प्रश्न है कुछ करने को से प्रश्न नंबर 1 है, निम्नांकित स्थितियों पर छोटे समूहों में चर्चा कीजिए और निष्कर्ष को 5 या 7 पंक्तियों में लिखिए। तो जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है, दिया गया है ऐसा घर जिसमें सब मिलकर कार्य करते हैं। तो आप इसे स्वयं लिखिएगा और निष्कर्ष से। तो हमने यहाँ पर अपना निष्कर्ष लिखा है, हमें घर के सभी कार्य मिलजुल कर करने चाहिए। घर के बड़े लोगों का छोटे बच्चे लोग समान करना चाहिए। घर के छोटे बच्चों का भी बड़ों की तरह ध्यान देना चाहिए। घर में हमें एक दूसरे का ध्यान देने से आपसी प्रेम मजबूत बना रहता है। एक साथ मिलकर कार्य करने से बड़ा काम भी बिल्कुल आसानी से और जल्दी हो जाता है। घर में मिलजुल कर रहने से हंसी खुशी का माहौल बना रहेगा। अगला है ऐसा घर जिसमें फूट है। तो इसे भी आप स्वयं लिखिएगा। हमने यहाँ पर निष्कर्ष लिखा है, यह कहा जा सकता है कि जिस घर में आपस में फूट हो वो घर कभी उन्नति नहीं कर सकता। ऐसे घर में शांति तो दूर की बात है, हंसी खुशी का कोई पल भी नहीं ठहरेगा। घर के सभी सदस्य अनमनी से रहेंगे। बच्चों का मानसिक विकास प्रभावित होगा। बड़े बुजुर्गों की सेवा नहीं होगी और बाहर वाले उनका मजाक उड़ाएंगे। अगला प्रश्न है, कवि ने फूट के कारण होने वाले विनाश की अनेक उदाहरण दिए हैं। यथा पहला है जो कि विनाश का कारण क्या है, फूट के कारण रावण और विभीषण के फूट के कारण लंका का नाश। और दूसरा कौरव और पांडवों की फूट के फलस्वरूप महाभारत युद्ध। और तीसरा है पृथ्वीराज और जयनंद की आपसी फूट के कारण यवनों का भारत आगमन। इन विषयों पर शिक्षक शिक्षिका के साथ चर्चा करके फूट के कारण और उनके दुष्परिणामों को संक्षेप में लिखिए। तो जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है, पहला क्या था, रावण और विभीषण के फूट का कारण क्या था। तो रावण और विभीषण के बीच फूट का कारण था उनके विचारों और संस्कारों में अंतर होना। रावण को अपनी शक्ति पर बहुत घमंड था। उसने सीता का धोखे से अपहरण कर लिया था। अतः रावण को व्यभिचारी भी कहा जा सकता है। परंतु इसके विपरीत विभीषण धार्मिक प्रवृत्ति का चरित्रवान व्यक्ति था। रावण द्वारा सीता के अपहरण करने पर उसने आपत्ति जताई, क्योंकि उसके अनुसार यह कार्य नीति एवं मर्यादा के विरुद्ध था। इसलिए उसने रावण से अनुरोध किया कि वह सीता को वापस राम के पास भेज दे। परंतु रावण ने उसे कायर कहकर दुत्कार दिया। रावण द्वारा दुत्कारे जाने और अपमानित किए जाने से आहत विभीषण राम के पास पहुंच जाता है और उन्हें रावण और लंका से जुड़े सारे रहस्य बता देता है, जिसके फलस्वरूप रावण युद्ध में राम द्वारा मारा जाता है। रावण का सर्वनाश ही दोनों भाइयों के बीच के फूट का दुष्परिणाम था। और दूसरा कौरव और पांडव में ईर्ष्या क्या था। तो कौरव और पांडव में ईर्ष्या करते थे। उन्होंने उनके हिस्से का राज्य हड़प लिया, उन्हें तरह तरह की तकलीफें दी, उनका बार बार अपमान किया। कौरवों के अन्याय की हद तब हो गई जब उनके द्वारा परिश्रम से स्थापित किया गया राज्य भी उन्होंने जुए में धोखे से पांडवों को हराकर प्राप्त कर लिया और भरे दरबार में द्रौपदी का अपमान किया। फलस्वरूप पांडव कौरव के बीच कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध लड़ा गया, जिससे दोनों तरफ के अनेकों शूरवीर मारे गए। अंततः दुर्योधन भी मारा गया। उनके सारे सगे संबंधी और भाई पहले ही मारे जा चुके थे। धृतराष्ट्र और गांधारी के अलावा कुरुवंश में कोई भी न बचा।
कौरवों का सर्वनाश तो इस युद्ध का दुष्परिणाम था ही, पांडवों के पुत्रों का भी कम उम्र में मारा जाना और विश्व के अनेक शूरवीरों को मारा जाना एक और भयावह परिणाम था। और तीसरा है पृथ्वीराज और जयचंद के फूट का कारण। तो पृथ्वीराज और जयचंद की आपसी फूट का कारण था जयचंद की पृथ्वीराज के बढ़ते शौर्य से ईर्ष्या का होना। उनके बीच विद्वेष का मुख्य कारण जयचंद की पुत्री संयोगिता को भी माना जाता है। संयोगिता पृथ्वीराज से प्रेम करती थी, परंतु जयचंद ने उनके स्वयंवर में पृथ्वीराज को आमंत्रित नहीं किया था। पृथ्वीराज ने संयोगिता का अपहरण कर उससे विवाह कर लिया। फलस्वरूप अब तक जयचंद की नफरत पृथ्वीराज के लिए और भी बढ़ गई। इसका प्रतिशोध उसने इस तरह लिया कि मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज पर आक्रमण किया, तो जयचंद ने इस आक्रमण में मोहम्मद गौरी का साथ दिया। गौरी पहले भी पृथ्वी से युद्ध करने 2 बार पराजित हो चुका था, परंतु जयचंद की सहायता पाकर इस बार वह पृथ्वीराज को हराने में सफल रहा, जिसका दुष्परिणाम यह हुआ कि भारत के कई हिस्सों पर यवनों का साम्राज्य स्थापित हो गया। यहाँ तक कि गौरी ने जयचंद को भी नहीं छोड़ा और उसके राज्य पर भी आक्रमण कर दिया। तीसरा प्रश्न है, इस कविता के आधार पर आप भी 2 सवाल बनाइए। तो जैसा कि हमने यहाँ पर 2 सवाल बनाया है। प्रश्न 1 है, सब प्रकार की उन्नति का क्या आधार है। प्रश्न दूसरा है, कवि के अनुसार घर परिवार के सदस्यों के साथ हमें किस भाषा में बात करनी चाहिए। अगला प्रश्न विचार कल्पना से प्रश्न नंबर 1 है, यदि आपको अपनी बात हिंदी, संस्कृत अथवा अंग्रेजी में से किसी एक भाषा में कहने के लिए कहा जाए तो आप किस भाषा को चुनेंगे। तो जैसा कि इसका उत्तर हमने यहाँ पर लिखा है, आप जिस भाषा को चुनेंगे आप यहाँ पर लिख सकते हैं हिंदी भाषा को, क्योंकि हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है और मुझे इसका ज्ञान है। अगला एक कविता से प्रश्न नंबर 1 है, निज भाषा की उन्नति से क्या क्या लाभ होगा। अपनी भाषा उन्नति करने से अपने धर्म, मान सम्मान और कार्य व्यवहार की उन्नति होगी। अगला है, हमें अपनी भाषा का प्रसार कहाँ कहाँ करना चाहिए। इसका उत्तर हो जाएगा, हमें अपनी भाषा का प्रसार सरकारी कामकाज, अदालत आदि में करना चाहिए। साथ ही यह प्रयास करना चाहिए कि हमारी हिंदी भाषा का विस्तार विदेशों में भी हो सके। अगला प्रश्न है, कवि ने अपनी भाषा के अतिरिक्त किसको किसको बढ़ाने की बात की है। इसका उत्तर हो जाएगा, कवि ने भाषा के अतिरिक्त धर्म, मान सम्मान, एकता आदि को बढ़ाने की बात कही है। अगला है, कवि ने महाभारत के युद्ध का क्या कारण बताया है। इसका उत्तर हो जाएगा, कवि ने महाभारत युद्ध का कारण कौरव और पांडवों के बीच आपसी फूट को बताया है। अगला प्रश्न है 5वां, निम्नांकित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। पंक्ति है, निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल। तो इसको हमें आशय स्पष्ट करना है, तो हमने यहाँ पर किया है, कवि का आशय है कि निज भाषा के प्रचार प्रसार से अपने धर्म, मान सम्मान, कार्य व्यवहार आदि में उन्नति होगी। अगला पंक्ति है, जो जग में धान मान और बल अपनी राखन होए, तो अपने घर में भूले हो फूट करो जनिकोय। तो इस पंक्ति का आशय हो जाएगा, कवि कहना चाहता है कि यदि संसार में अपने धन, मान और बल की रक्षा करनी है तो अपने घर में भूल से भी फूट मत डालो। अगला प्रश्न है, भाषा की बात से प्रश्न नंबर 1 है, शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। शब्द है करम, यद्यपि, सुबरन, आरज, हिय, जल, मीत और धर्म। इसका हमें तत्सम रूप लिखना है, तो हमने यहाँ पर लिखा है, कर्म का हो जाएगा कर्म, यद्यपि का यद्यपि, सुवर्ण का स्वर्ण, आरज का आर्य, हिय का हृदय, जल का नीर, मीत का मित्र और धर्म का धर्म। अगला है प्रश्न दूसरा, निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न,
हियो को सूल। उपयुक्त पंक्तियों में आए हुए मूल और सूल शब्द तुकांत शब्द है। कविता से ऐसे ही तुकांत शब्द छांटकर उन शब्दों के आधार पर कुछ पंक्तियां रचिए। तो जैसा कि हमने यहाँ पर रचा है पंक्ति, आ गए वे परदेश से अजब अनोखी बात, मेरे लिए तो आ गई आज दिवाली रात। देखिए इसमें बात और रात दोनों क्या है, तुकांत शब्द है। अगला प्रश्न है, इस कविता से मैंने सीखा। तो हमने क्या सीखा वो हमने यहाँ पर लिखा है। इस कविता से मैंने सीखा कि परिवार के लोगों को आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। परिवार में कोई भी समस्या आए तो उसका समाधान आपस में मिलकर निकालना चाहिए। हमें अपने भाषा का सम्मान करना चाहिए। अपनी भाषा का प्रयोग घर परिवार और अपने मित्रों के साथ करना चाहिए। अगला प्रश्न है, अब मैं करूँगा या करूँगी। तो जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है कि अब मैं क्या करूँगी, मैं अपने परिवार के सभी सदस्यों का सम्मान करूँगी। मैं अपनी हिंदी भाषा का सभी जगह अच्छे से प्रयोग करूँगी और हिंदी भाषा का विकास के लिए नए नए शब्द स्वयं सीखूँगी और दूसरों को भी बताऊँगी। यानी कि इस जो हमारा पाठ है निज भाषा उन्नति, इसे पढ़ने के बाद अब मैं क्या करूँगी और क्या करूँगा ये हमें लिखना है। तो हमने यहाँ पर लिखा है। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि इसमें इतना ही प्रश्न उत्तर दिया था। तो मिलते हैं शुभ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।